हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है मेरे बिजनेस स्टडी के 2 चैप्टर्स फुल कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 फुली कंप्लीट हो चुके। कोई टॉपिक नहीं रहता। जो न्यूली एडेड टॉपिक भी थे, मतलब इनके साथ जो आपके न्यू टॉपिक्स भी थे, वो भी मैंने आपके कवर अप करवा दिया। अब मैं इनका रिवीजन दे दी थी। आपको रिवीजन मैं आपको प्रेजेंटेशन की वे में भी दे चुकी हूँ और सिंपल वे में भी दे दी। आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आज से आपकी 5 डेज सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिस सीरीज में आपका रिवीजन सेक्शन होगा ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2। ये आपके लिए अभी भी बहुत यूजफुल होगी और आगे जब आप अपने 11th के पेपर देने के करीब होएगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप उनको देखो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो उन सारी वीडियो का समअप मैं 5 डे के सीरीज में दे दूंगी। तो चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो लर्नर्स, ये जो चैप्टर 2 है इसका नाम है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम क्विक काम करेंगे जल्दी जल्दी, आपको अगर इनके डीपली समझना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। उससे पहले पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है। तो लर्नर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ अर्निंग मनी वाया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के दौरान जो आप प्रॉफिट, जो आप अर्निंग, जो आप पैसा कमाते हो, उसे हम कहते हैं आपकी बिजनेस। अगर मैंने एक गुड्स है, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैंने इसे कंज्यूमर को सेल कर दिया, ठीक है। अगर ये 500 के गुड्स थे, मैंने प्रोड्यूस करके मैंने कंज्यूमर को सेल कर दिए, मेरा अगर इनमें मेरी लागत या मेरी कॉस्ट अगर 250 है और कंज्यूमर ने मुझे इन रिटर्न 500 रुपीज दे दिए, तो ये जो प्लस 250 रुपीज है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो देखो, प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी या प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस। तो ये 250 रुपीज मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने अपनी 250 की चीज अपने कंज्यूमर को 500 में बेच दी, 500 रुपीज मेरे कंज्यूमर ने मुझे कैश दे दिए, तो वो 250 मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस टर्म को कहते हैं हम बिजनेस। तो बिजनेस में कुछ ना कुछ ये बात जरूर याद रखना, प्रॉफिट जरूर अर्न होता है। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस काम नहीं करता, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये इसमें आपका पैसा ही अर्न किया जाता है तो इसका क्या नाम होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस चीज में पैसा अर्न किया जाता है वो चीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की टेक्निक को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और बिजनेस में यकीन मानिए, थोड़ा ज्यादा, मीडियम, हाई, लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर होती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता है। तो हमने, ये तो था हमारा जो बिजनेस होता है, वो तो आपका चैप्टर 1 था, ठीक है। चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कौन कौन से वेज होते हैं या कौन कौन से आपके कह सकते हैं टाइप्स होते हैं या टेक्निक्स होती है जिससे आप अपना बिजनेस को कर सकते हो। बाय व्हाट वेज यू कैन एबल टू अर्न योर प्रॉफिट। आप देखो, आप अगर 12th के बाद ही देख लो तो कितनी सारी लाइन्स होती है हर स्ट्रीम में, चाहे आपकी वो साइंस साइड हो, आपकी आर्ट हो या कॉमर्स हो, कितनी सारी लाइनें होती है आपकी। अगर मेरी तो ऑफ कोर्स फेवरेट कॉमर्स है, ठीक है,
तो साइंस के बाद भी बहुत सारी लाइन होता है, यू कैन बी अ इंजीनियर, यू कैन बी अ डॉक्टर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन बी दैट। आर्ट के बाद यू कैन बी टीचर, यू कैन बी IAS, IPS, और इन सिविल सर्विसेज यू कैन गो। इन कॉमर्स आफ्टर यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ CA, यू कैन बी अ CS, और यू कैन बी देयर इन मैनेजमेंट, एनीथिंग यू कैन डू। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं। इसी तरह पैसा कमाने के, मनी अर्न करने के, बिजनेस के वे में भी बहुत सारे आपके तरीके होते हैं। इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं और चैप्टर 2 में वो नहीं सारे तरीकों के बारे में कहा गया है। तो बेसिकली 5 वेज होते हैं आपके बिजनेस को करने के। कौन कौन से? पहला वे होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकंड वे होता है आपका पार्टनरशिप। थर्ड वे होता है आपकी कंपनी। फोर्थ आपका वे होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और फिफ्थ वे होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं 5 तरीके के आपके बिजनेस करने के काइंड्स होते हैं। इसमें से हम पहले पढ़ते हैं सोल ट्रेडिंग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सोल ट्रेडिंग, सोल मतलब सिंगल पर्सन, या तो सोल में हो गई आपकी सिंगल ओनरशिप, या मैं कह लू सिंगल पर्सन। सोल ट्रेडिंग एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना मनी को अर्न कर सकते हो। यू कैन बी एबल टू गेट योर मनी और अर्न योर मनी बाय बिकमिंग अ सिंगल ओनर। मैं अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ या मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ कह सकते हैं अलायंस में नहीं आना चाहती, मैं कॉर्पोरेट में नहीं करना चाहती, मैं कंपनी का पार्ट नहीं बनना चाहती, तो मैं किस वे में जाऊंगी? मैं सोल ट्रेडिंग में जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? क्योंकि सोल ट्रेडिंग का मेन काम होता है आपका बिजनेस को रन करना और अपने हैंड पे। इसमें जो एक सिंगल पर्सन होता है वो ही ओनर होता है, वो ही आपका मैनेजर होता है, वो ही आपका टीम लीडर होता है, वो ही आपका एग्जीक्यूटिव होता है एंड वो ही आपका सुपरवाइजर होता है। और ये कह दूं मैं, वो ही आपका वर्कर होता है। हर काम एक सिंगल पर्सन करता है। मैं अपने काम की खुद मालिक हूँ, जैसा मैं चाहूँ खुद कर सकती हूँ, किसी की मेरे ऊपर सुपरविजन नहीं है, किसी के अंडर में मैं काम नहीं करूंगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, तो मैं एक सिंगल ओनर कहलाती हूँ। इसके फटाफट फीचर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो सोल ट्रेडिंग का पहला फीचर्स होता है सिंगल ओनरशिप। ये बात मैंने अभी अभी बताई है, एक सिंगल पर्सन ही मालिक होता है अपने काम का, वही मैनेजर, टीम लीडर, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, वर्कर सब वही होता है। सेकंड पे मैं नजर डालू तो वो होता है नो सेपरेट फैमिली, सॉरी नो सेपरेट एंटाइटी। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं होती। आपको पता होगा ये कंपनी का एक पार्ट होता है, अगर आप मेरे ही चैनल से पढ़ते हैं तो। नो सेपरेट लीगल एंटाइटी का मतलब है सेपरेट लीगल एंटाइटी तब बनती है अगर कोई कंपनी किसी के अंतर्गत काम करती है और उसमें जो आप अपना लीगल रजिस्ट्रेशन करवाते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपकी कोई भी फर्म लीगल एंटाइटी नहीं बन सकती, वो सेपरेट तो बिल्कुल नहीं बन सकती। फिर थर्ड होता है कैपिटल। ऑफ कोर्स जब एक ही बंदा काम करेगा तो उसमें वेरी लो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, लो अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें ज्यादा अमाउंट का तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक सिंगल ही पर्सन काम करता है। फिर इसका फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो जाती है? बहुत इजी वे में फॉर्म हो जाती है। क्यों? बिल्कुल भी इसमें नो कॉम्प्लेक्सिटी, कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई इसमें सुपरविजन नहीं होता, कोई रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारे काम इजिली होते चले जाते हैं। फिर फिफ्थ में बात करूं तो वो जाती है आपकी रिस्क बियरिंग की। रिस्क एक बंदा खुद ही रिस्क बियर करेगा, जितना कमाएगा उतना अगर लॉस हो गया खुद ही लॉस देना पड़ेगा, कोई और पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई होगा ही नहीं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप अच्छा काम करो, गंदा करो, प्रॉफिट कमाओ, लॉस कमाओ, जो करना है करो, लेकिन देना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा।
फिर होता है आपकी इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी बात सही है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में वही रिस्क बियरिंग वाली बात है। अगर कोई और बंदा ही नहीं होगा तो किसे तुम ब्लेम करोगे कि तुम्हारी गलती या मेरी गलती। तुम्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा और खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे वो आगे बढ़ा। फिर 7th होता है इसका पॉइंट आपका कंटिन्यूटी। इसका ये बिगेस्ट आप ये कह दो डिसएडवांटेज मान लो कि अगर आपकी उसी बंदे की मतलब अगर आपके सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, इनकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपकी बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज द लाइफ ऑफ अ सोल ट्रेडरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंस टू द प्रोप्राइटर और द ओनर। जब जिस वक्त एक ओनर को कुछ भी हो गया, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसको इनकरप्शन हो गया, उसका इंसॉल्वेंट हो गया, वो इम्प्रिजमेंट में चला गया, प्रिजन में चला गया, कुछ भी उसके साथ हो गया, वहीं आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई होगा ही नहीं। अगर हम पार्टनरशिप की तरफ नजर डालें, दूसरा पार्टनर काम कर लेगा। कंपनी में तो पूछो ही मत कितने लोग काम कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में और बंदा काम कर लेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अदर पर्सन काम कर लेगा। इसमें कौन काम करेगा? जब कोई होगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा? तो इसमें कोई बंदा नहीं होता जो काम कर सके। फिर इसके मेरिट्स देख लेते हैं। पहला इसका मेरिट होता है इजी फॉर्मेशन। वही बात है मैंने अभी भी बता दी। इसका फॉर्म होना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल पर्सन होता है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती, कोई लीगल लिस्ट में आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना था, कोई रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि आप अपने काम को किससे अप्रूव्ड करवाओ। तो बहुत ज्यादा इजी फॉर्मेशन होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। क्यों? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका रीजन ये, एक बंदा अपने काम का खुद मालिक होता है, वो जैसे चाहे मर्जी अपने काम को कर सकता है। अच्छा करे, बुरा करे, जल्दी करे, कम करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, कम करे, किसी के अंडर में उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी से पूछना तो होता ही नहीं है, जो उसका मन करे वो कर सकता है, अपने मन का खुद मालिक होता है, तो उससे क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है इसमें। इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाके आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अभी इसका एक क्विक रिकैप है। 4th होता है आपका सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी तो रहेगी, क्योंकि जब एक ही बंदा होगा तो वो किसे बता देगा अपनी बात जाके। जो बनाएगा वो रणनीति, कूटनीति, स्ट्रेटेजीज जो बनाएगा वो उसी तक ही रहेगी, किसी को उसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर होता है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जितना वो प्रॉफिट कमाता है वो सारा प्रॉफिट उसे खुद ही लेना पड़ता है, किसी को उसे नहीं देना होता। जो प्रॉफिट होता है वो उसकी जेब में जाता है, उसे किसी को नहीं शो करना होता, किसी में नहीं बांटना होता। इसलिए ये भी एक इसका बहुत ज्यादा बिगेस्ट एडवांटेज वाली बात हो जाती है। फिर चलिए इसके डीमेरिट्स के बारे में देख लेते हैं। इसका पहला जो डीमेरिट्स होता है वो होता है आपके लिमिटेड कैपिटल। सही बात है, कैपिटल तो इसमें कमी होगी। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ओनर जब काम करेगा तो वो कितना पैसा लगा सकता है? अपने वो सारे भी रिसोर्सेज लगा दे, सारे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगा दे, मॉनेटरी रिसोर्सेज लगा दे, तो भी वो उनके अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाता जितना स्पेशली कंपनी होती है या पार्टनरशिप, एचयूएफ या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सबका यही बिगेस्ट एडवांटेज होता है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लाइबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, रिस्क बेयरिंग बढ़ जाती है, किसी इनकी जो कैपिटल होती है वो बढ़ जाते हैं, लॉस बढ़ जाता है। लेकिन जब इसमें एक सिंगल ही बंदा काम करेगा तो इसकी कैपिटल तो लिमिटेड होगी, वो कितना भी लगा ले तो भी वो और बिजनेस के अकॉर्डिंग तो नहीं लगा सकता। वो आपस में तो ज्यादा हो सकता है। सपोज करो एक पर्सन है, काफी अमीर है, उसने अगर अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, लगा दिए, वेरी गुड। और अगर बी पर्सन है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसने 5 लाख से अपना बिजनेस शुरू कर लिया, ये ए पर्सन इससे तो ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ये ए पर्सन बात करे पार्टनरशिप की या कंपनी के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोऑपरेटिव की, तो ये उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, उसके जितना ये नहीं होता, चाहे ये अकेला कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो। सेकंड होती है इसका पॉइंट अनसर्टेन लाइफ। इसकी लाइफ अनसर्टेन होती है। वही बात आ जाती है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी, अगर किसी की डेथ हो जाती है, इनकरप्ट हो जाता है, इम्प्रिजन में आ जाता है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। उसके मरने के बाद कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं होता। थर्ड बात होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वही बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में एक ही बंदा होगा तो उसकी सारी लाइबिलिटी होगी। वो प्रॉफिट करे, लॉस करे, अच्छा करे, बुरा करे, गंदा करे, बढ़िया करे, सब कुछ उसे ही चलाना है। सारी लाइबिलिटी उसे ही पे करनी होगी, क्योंकि कोई और बंदा ही नहीं होगा। तो वो किसे कह सकता है? अगर देखो मिनिमम 2 भी लोग है ना, तो एक दूसरे को ब्लेमिंग चल सकते हैं, मैंने नहीं तूने किया, तूने नहीं मैंने किया। जब एक ही होगा तो कौन किसे गएगा? सब कुछ तूने ही किया, जब सही किया गलत किया तो तूने ही है। फिर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है वो आता है आपके अनसाउंड बिजनेस डिसीजंस। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है, देखो
एक से भले दो से भले चार, ये बात आपने सुनी होगी। एक बंदा अपने अकॉर्ड कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे ना अपनी गलती नहीं दिखती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती, वो हमेशा दूसरों की गलतियां ही निकालता रहता है। अगर उसे कोई बताने वाला नहीं होगा, अगर और कोई बिजनेस हो, एक बंदे ने आपका कोई डिसीजन लिया, तो और बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे सुपरवाइज कर सकते हैं, नहीं तूने गलत लिया, ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे आगे बढ़ा, ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि सोल ट्रेडिंग में एक सिंगल ही ओनर होता है, तो वो अपना जो भी बिजनेस ले, सही ले गलत ले, डिसीजन ले, उसका माननीय होता है। और कोई गलती हुई तो वो भी उसके वजह से ही होती है। फिर नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। वो ही बात है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ सेल नहीं होती। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो इकोनॉमिक ऑफ सेल आती है वो आपके पैसे से आते हैं, लिमिटेड पैसा होता है, तो ये नहीं होती। अब बात आती है फिर इसकी क्या सुटेबिलिटी है। इतने अगर इसके आपने मैम मुझे डिमेरिट्स बता दिए, तो मुझे इसकी सुटेबिलिटी बताओ कि ये किस बिजनेस के लिए सुटेबल है। तो इसकी सुटेबिलिटी में पहला पॉइंट आ जाता है स्मॉल स्केल बिजनेस। अगर मुझे अपना बिजनेस ही किसी स्मॉल स्केल फर्म चलानी है, या मुझे अपनी बिजनेस ही स्मॉल लेवल पे करना, तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे वो कोई बिजनेस चलाना है जिसमें ग्रेटर पर कस्टमर अटेंशन चाहिए, क्या चाहिए? ग्रेटर कस्टमर अटेंशन। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप सपोज करो एक आप गोल्ड सेलर हो, आप क्या कहोगे? 10 बंदे आगे गोल्ड ले, मेरे पास ए एजेंट, बी एजेंट, सी एजेंट, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। गोल्ड के बिजनेस में एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सेल करना चाहिए। तो ये अगर गोल्ड की हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल ट्रेडिंग बढ़िया होती है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ग्रेटर पब्लिक अटेंशन चाहिए, तो आप इस टाइप का बिजनेस कर सकते हो। या दूसरा जिसमें आपकी डिमांड और सप्लाई फैशन के साथ चेंज नहीं होती, या मैं शॉर्ट में कहूँ तो स्टेबिलिटी होती है जिस बिजनेस में। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई बिजनेस है बार बार आपके ट्रेंड के साथ चेंज हो रहा है, लेटेस्ट, जैसे आपको कोई आपने फैशन की कोई आपका बिजनेस है, आप ये मानो हर 2 महीने में फैशन चेंज हो जाता है, बल्कि 1 ही महीने में हो जाता है। तो इसमें आपको ना बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होगा कि फैशन के अकॉर्डिंग डिमांड पूरी करने का। तो अगर आपके पास कोई स्टेबल बिजनेस है जिसमें आपका चेंज होता ही नहीं है, जैसे कोई ईटिंग प्रोडक्ट हो, या कोई आपका मान लो जैसे गोल्ड के हो, या कोई आपको ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें स्टेबिलिटी हो, बार बार चेंज ना हो, तो आपकी सोल ट्रेडिंग बढ़िया होती है। तो आज की वीडियो में आपने इसका पूरा क्विक रिकैप देख चुके हो कि क्या होती है सोल ट्रेडिंग। ये कई सारी वीडियो का सम अप मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। आज की वीडियो लेक्चर में डे 1 की सीरीज में इतना ही। अब आप इसे देख लीजिए, इसे देखिए और मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, और ये मैं यकीन दिलवा रही हूँ कि इनके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना डीपली मैंने आपको करवाया है हर एक टॉपिक, इसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बचता है। आप मेरे चैनल पे जाके पहले डीप वीडियो देखिए, अभी आपके पास बहुत भरपूर टाइम है। पहले आप उन्हें देखिए, फिर समरी लेने के लिए, सम अप करने के लिए आप इन वीडियोस को देखिए जो मैं आप देख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको गारंटी लेते हूँ आपके 100 में से 95 अबव मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर आपने मेरे सारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किए। कैसे 95 अबव मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मेरे भी 12th में 11th में 95% अबव मार्क्स थे इनमें, तो मैं उनकी टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी डालूंगी। बट अभी तो पेपर नहीं है, तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग वो उतने कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपकी उसकी वीडियो जल्दी डालूंगी। अभी के लिए आप अपना सिलेबस जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी आप न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे इन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सिबलिंग एक्विटेंस के साथ, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर ऑल लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।